बेटा 10 दिन बचे हैं जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले। और ये 10 दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 10 दिन डिसाइड करेंगे कि तुम्हारी जो 2 साल की जो मेहनत है, जो तुमने इतने टाइम से जो मेहनत की है, वो मेहनत क्या रंग लाएगी या नहीं, है ना। इस टाइम पे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कौन से चैप्टर्स पढ़ें, कौन से चैप्टर्स छोड़ें, नंबर्स कैसे इंप्रूव करें, अभी मार्क्स नहीं आ रहे हैं क्या करना चाहिए, अगर मार्क्स आ रहे हैं तो उसको मेंटेन कैसे रखना चाहिए, है ना, क्या पढ़ना है, एग्जाम दिन क्या करना है, बहुत सारे और क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 5 ऐसी मिस्टेक्स जो बच्चे यूजुअली करते हैं और जिसकी वजह से उनका परसेंटाइल सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर जाता है ना। ये मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करने चाहिए, इनको अवॉइड करना है पूरी तरीके से। समझ जाओगे, समझ लोगे, इसको समझ जाओगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो जेई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जेई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वेटेज के बारे में बात करते हैं। सो विल बी स्टार्टिंग विद द ट्रेंड एनालिसिस। तो आज मैं पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चैट में मेरे साथ बने रहिए और जो भी आपका क्वेरी है आई विल बी टेकिंग दैट क्वेरी एज वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली मिस्टेक है ट्राइंग टू डू एवरीथिंग, सब कुछ कर लूंगा, है ना। ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है, ये एक भ्रम है। लोगों को लगता है कि मैं सब कुछ कर लूंगा, सारे चैप्टर्स कर लूंगा। 95 चैप्टर्स हैं हमारे पास, 95 चैप्टर्स सारे के सारे एक साथ आप 10 दिन में नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, है ना। हमको पहले तो रियलाइज करना है, समझना है, जरूरी है कि सारे पॉसिबल नहीं है। इंपॉर्टेंट वंस, जो इंपॉर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, उन पे हमको अभी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि उसी से हमारी रैंक बनेगी, है ना। सिलेक्शन अलग है, रैंक अलग है। यहाँ पे हम रैंक की बात कर रहे हैं। रैंक हमारी बनेगी हमारे जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उन पे जब कमांड ले लेंगे तभी बनेगी, है ना। क्या है हाई वेटेज चैप्टर्स, वो देख लेते हैं। तो मैथ्स में देखो, मैथ्स में ये पहले भी हमने शेयर किया हुआ है ना, सब बच्चों के साथ में है ये लिस्ट पूरी की पूरी। प्रायोरिटी ए एंड प्रायोरिटी बी चैप्टर्स हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हैं मैथ्स में? 3D ज्योमेट्री, सीक्वेंस सीरीज, डेफिनेट इंटीग्रेशन, वेक्टर, बाइनोमियल डिफरेंशियल, फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, एप्लीकेशन डेरिवेटिव, कॉम्प्लेक्स, परमुटेशन, एरिया अंडर द कर्व, स्ट्रेट लाइन और सर्कल, है ना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने टेबल पे रख लो। इन चैप्टर्स को तो छोड़ना नहीं है, किसी भी तरीके से इन चैप्टर्स को करना ही करना है। इनका वेटेज अगर मैं लास्ट के 5 साल के पेपर्स में देखूं तो इनका वेटेज इन चैप्टर से अराउंड 75% क्वेश्चंस आए हैं। 75% क्वेश्चंस आए हैं, है ना। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है ये सारे चैप्टर्स। तो अगर टाइम नहीं है, आखिरी के 10 दिन ही है, तो बस ये सारे चैप्टर्स मैथ्स में जरूर से करके जाना। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, पहले केमिस्ट्री में देखेंगे तो ये सारे चैप्टर्स हैं, है ना। जीओसी हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, डीएनएफ ब्लॉक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, हाइड्रोकार्बन सॉल्यूशंस, अल्कोहल, फिनॉल्स, अमीन्स, काइनेटिक्स और बायोमोलिक्यूल्स, है ना। ये सब सारे चैप्टर्स को भी अगर जोड़ लें तो अराउंड 70% वेटेज ये कवर करता है ना। तो अगेन ये सारे के सारे हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। फिजिक्स में भी बात करेंगे तो ये सारे चैप्टर्स हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसको अपने टेबल पे प्रिंट आउट लेके इसको टेबल पे लगा देना। ये चैप्टर्स नहीं छोड़ने हैं, ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने ही करने हैं किसी भी तरीके से। इनका भी अगर वेटेज अगर ऐड करेंगे तो 76% आ रहा है ना। 76% वेटेज है, सिग्निफिकेंट वेटेज है। तो क्योंकि टाइम कम है, हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर्स पे ही फोकस करेंगे और इनको निपटा देंगे, है ना। तो ये हमारी जो बच्चे यूजुअली जो मिस्टेक करते हैं उसको सॉल्व करने का ये तरीका है ना, कि ओनली फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स, सिर्फ जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है उन पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि भाई बाकी चैप्टर्स का क्या करें, छोड़ दें क्या, उनको करने की जरूरत नहीं है उनको? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि बाकी चैप्टर्स को पूरा ही छोड़ दो। अब इसमें देखोगे मैथ्स में जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, तो क्या आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ेंगे? नहीं भाई, पढ़ना जरूरी है, कम से कम फॉर्मूलेस तो पता होने चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन सारे चैप्टर्स में आएगा, है ना। ऐसे ही बाकी भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनका एप्लीकेशन दूसरे चैप्टर में आता है। तो रिवाइज फॉर्मूलाज फ्रॉम अदर चैप्टर्स एटलीस्ट, कम से कम फॉर्मूलाज तो देख लो बाकी चैप्टर्स के, है ना।
कम ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स पे पूरा फोकस करेंगे, उसमें थ्योरी भी देखेंगे, प्रैक्टिस भी अच्छे से करेंगे, टेस्ट पे भी उसमें फोकस करेंगे, टेस्ट में भी उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को जरूर से कंप्लीट करेंगे। बट बाकी चैप्टर्स में भी फॉर्मूलाज जरूर देख के जाएंगे, क्योंकि सारे चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, है ना। फॉर्मूलाज याद नहीं रहेंगे तो फिर दूसरे चैप्टर्स की वजह से जो आपने हाई वेटेज चैप्टर्स है वो भी नहीं कंप्लीट हो पाएंगे, है ना। तो इसका ध्यान रखेंगे। अब हमारा जो यूट्यूब चैनल पे, हमारा जो यूट्यूब चैनल है एक्स्ट्रा मार्क्स जेई यूट्यूब चैनल, वहां पे हमने अलग अलग टॉपिक्स पे हमने वीडियोस बना रखे हैं, है ना। ये जितने भी हाई वेटेज चैप्टर्स बताए हैं इन सब पे हमने वन शॉट बना रखा है, तो वन शॉट देख सकते हो, जिसमें कि 50 क्वेश्चन हमने, अच्छे 50 क्वेश्चन हमने लिए हैं उस पे और थॉरली उसको डिस्कस किया है ट्रिक्स के साथ में, है ना। इसके अलावा लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हैं जिसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बता रहे हैं फ्रॉम एवरी चैप्टर। उसके अलावा ट्रिक्स और शॉर्टकट्स के लिए हमने यूट्यूब शॉर्ट्स बनाए हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, 1-1 मिनट के वीडियो हैं जिसमें कि हम छोटे ट्रिक्स बता रहे हैं जिससे कि जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सारे PYQs हैं उसके ऊपर ही डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा टेस्ट पेपर डिस्कशन भी है, तो काफी यूजफुल कंटेंट है एक्स्ट्रा मार्क्स जेई चैनल पे, है ना। तो जरूर से चेक करना यूट्यूब पे, इस पे काफी हेल्प होगी, ठीक है। दूसरी जो मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है टू मेनी एक्सपेरिमेंट्स, है ना। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने लग जाते हैं। इस टाइम पे हमें फोमो से बचना चाहिए, है ना। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इससे हमको बचना चाहिए। अभी क्या होता है, अभी आपने एक प्लान बनाया कुछ कि मैं ऐसे पढ़ाई करूंगा, ये चीजें करूंगा, बट आपने अपने दोस्त का प्लान सुन लिया, उसने बोला भाई मैं तो रात को जागता हूँ और रात को मैं कर लेता हूँ सारे के सारे, इससे मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। अब आपने उसकी बात सुन के आपने सोचा भाई मैं भी रात को जाग जाऊंगा, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है ना। कोई भी एक्सपेरिमेंट, नया एक्सपेरिमेंट अभी नहीं करना है, दिस इज नॉट द टाइम। अभी सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन पे जो आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं अभी तक, पिछले 2 साल से जो फॉलो कर रहे हैं, बस एग्जैक्टली वैसे ही करना है ना। थोड़ा माइनर चेंजेस करेंगे अपन, बट बहुत ड्रास्टिक एक्सपेरिमेंट अभी नहीं करना है, बहुत जबरदस्त चीजें नहीं करनी है अभी, ठीक है। क्या होता है इस टाइम में एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं हम लोग, नए चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं कि भाई अभी तक तो हमने नहीं पढ़ा, बट अब देखो लास्ट के 10 दिन में ना मैं सारे के सारे जो चैप्टर्स जो बच गए हैं वो सारे कर लूंगा, है ना। तो वो हो नहीं सकता और करने की जरूरत भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, जितना 75% वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं उनको कर लो बस, उसके अलावा अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है नया, है ना। अभी हमारे पास टाइम नहीं है। सो फोकस ऑन 75% वेटेज चैप्टर और एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे। हमें 100% एक्यूरेसी चाहिए। जो भी क्वेश्चन अगर उन हाई वेटेज चैप्टर से आया वो सॉल्व हो जाना चाहिए तुमसे 100% एक्यूरेसी के साथ में, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो अगर हो जाएगा तो बाकी कुछ चीज सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने सिर्फ इतना भी कर लिया तो गारंटी है कि 98 परसेंटाइल के ऊपर आराम से आ जाएगा तुम्हारा, है ना। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपन बाकी सुधार लेंगे, बाकी चैप्टर्स करके नेक्स्ट अटेम्प्ट में और सुधार लेंगे उसको, ठीक है। दूसरी गलती क्या करते हैं, ओवरलोडिंग विद मॉक टेस्ट। अभी बहुत सारे टेस्ट करेंगे। अभी सुन लिया कि अरे वो तो वो टेस्ट सीरीज एनरोल कर रहा है, ये टेस्ट सीरीज एनरोल कर रहा है, आपने भी सारे टेस्ट सीरीज ले लिए एक साथ। अब आपके पास टाइम नहीं है, एक टेस्ट सुबह लिख रहे हो, एक टेस्ट दोपहर में, एक टेस्ट शाम को, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। रैंडम इतने सारे टेस्ट करके कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। बेटर है कि सिर्फ 5 टेस्ट करो। एम टू डू एटलीस्ट 5 टेस्ट पेपर, सिर्फ 5 टेस्ट पेपर करो। और अभी क्योंकि जैसे 10 दिन है तो 5 टेस्ट पेपर करो, एक दिन टेस्ट करो, दूसरे दिन उसका पूरा एनालिसिस करो, एक टेस्ट पेपर का थरो एनालिसिस करो। 25 क्वेश्चन अच्छे से सारे के सारे एंड टू एंड सॉल्यूशन बनाओ, उसका अच्छे से थरोली एनालिसिस करो। वो ज्यादा हेल्प करेगा बजाय इसके कि सुबह शाम दिन रात टेस्ट पेपर्स ही करते रहो, है ना। उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। एक्स्ट्रा मार्क्स की वेबसाइट पे जाके वहां पे भी लॉगिन करके देख सकते हो। जैसे लॉगिन करोगे तो वहां पे बहुत सारा कंटेंट हमने रखा हुआ है, काफी चीजें फ्री भी हैं बच्चों के लिए, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ये टाइम बहुत क्रूशियल है, इसलिए हमने वहां पे टेस्ट पेपर्स वगैरह सारी चीजें जो हैं, टेस्ट सीरीज जो है वो सब फ्री कर रखी है। तो आप फ्री में इसको अवेल कर सकते हैं, फ्री में इसको कर सकते हैं। तो ये टाइम बहुत क्रूशियल है, टाइम वेस्ट मत करो। अगर कोई टेस्ट सीरीज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तुम्हारे पास कोई टेस्ट सीरीज तो ये फ्री में है टेस्ट सीरीज, इसको कर सकते हो ताकि तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव हो जाएं एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, और दूसरी मिस्टेक क्या हो सकती है। हाँ भाई, सडन चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी। अभी कुछ कर रहे थे, अभी लेफ्ट जा रहे थे, सडनली अब राइट जाने लग गए, है ना। तो स्ट्रैटेजी बार बार बदलेंगे नहीं, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज कर रहे हो वही करते रहो, है ना। समुंदर की लहरें देखी है, समुंदर की लहरें पास में खड़ी चट्टानों को तोड़ देती हैं। कैसे? उनमें इतनी शक्ति तो होती नहीं है। चट्टानें देखिए इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ जैसे होते हैं, बट वो तोड़ पाती हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट होती हैं। बार बार लगातार
चट्टानों से टकरा के चट्टानों में क्रैक बन जाता है, उस क्रैक में बार बार पानी जाते आते वो धीरे धीरे क्रैक फैलता जाता है और बड़े बड़े पहाड़ भी टूट के गिर जाते हैं, है ना। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। जिस टाइम पे उठ रहे हो उसी टाइम पे उठो, जिस टाइम पे सो रहे हो उस टाइम पे सो। हाँ, रैंडम चीजें नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आ गया है रैंडम टाइम टेबल। रैंडम टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, है ना। अब रैंडम टाइम टेबल क्या होता है, कभी रात को सोच रहे हैं कि भाई अब हम रात को 12 बजे जगेंगे और फिर दोपहर 12 बजे तक हम जाग के रहेंगे और फिर दोपहर 12 बजे सो जाएंगे, या फिर हम 1 घंटा रात को सोएंगे फिर 1 घंटा उठेंगे फिर 1 घंटा सोएंगे। ऐसी चीजें नहीं करनी है, हमारी बॉडी इसके लिए ट्यून्ड नहीं है ये सब चीजें करने के लिए, है ना। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट ईयर भी हमारा एक स्टूडेंट था, उसकी हेल्थ लास्ट मिनट में खराब हो गई, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था बट लास्ट मिनट में खराब हो गई, उसको फिर रिपीट करना पड़ा, है ना। तो ये सब चीजें नहीं करेंगे, अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। रैंडम टाइम टेबल्स नहीं बनाएंगे। चैन से सोना है तो जाग जाओ, रैंडम टाइम टेबल से पूरा बचो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। स्टडिंग एट नाइट, स्लीपिंग एट मॉर्निंग, बिल्कुल सिंक्रोनाइज विद द एग्जाम टाइमिंग्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो सुबह क्या होता है कि हमको सबसे ज्यादा एक्टिव रहना है। क्यों एक्टिव रहना है? क्योंकि एग्जाम टाइम क्या है, शिफ्ट है, एक 9 से 12 और एक है 3 से 6, ये 2 शिफ्ट में है एग्जाम होने वाला है, ये सबको पता है, करेक्ट है। अब मान लो कि अब तुम रात को जागते हो और दिन में सोते हो, तो जब एग्जाम लिखने जाओगे 9 से 12 में तो भयंकर नींद आएगी उस टाइम पे, है ना। माइंड एक्टिव नहीं रहेगा और थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन होगा इस एग्जाम में तो आप फोकस नहीं कर पाओगे, परसेंटाइल पे इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा, है ना। तो इसलिए 9 से 12 में और 3 से 6, अभी तो शिफ्ट पता नहीं है हमें कौन सी शिफ्ट होनी है ना। तो इसलिए जब शिफ्ट नहीं पता है तो इन टाइमिंग्स पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहेंगे। 9 से 12 के टाइम में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए उस टाइम पे, एक सीरियसली एक जगह पे बैठोगे और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे। पढ़ाई में भी इस टाइम पे थ्योरी मत करना, इस टाइम पे प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है उस टाइम पे, है ना। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ताकि दिमाग जो है स्टिमुलेट होता रहे। एग्जाम में भी इसी टाइम पे माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा, ठीक है। 10 दिन भी प्रैक्टिस कर लिया तुमने ये चीज तो एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। सिमिलरली 3 से 6 का टाइम भी है, उस टाइम पे भी यही काम करना है। बाकी टाइम में भले ही थ्योरी रिवाइज कर लो बट इस टाइम पे सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करो, ठीक है। चलिए चौथी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, नॉट हैविंग अ क्लियर प्लान इन माइंड ऑन द एग्जाम डे, है ना। कोई क्लियर प्लान नहीं है। कुछ होते हैं एमवीपी प्लेयर्स होते हैं बहुत सारे हमारे, है ना, जो बच्चे अपने आप को एमवीपी समझते हैं, वो बोलते हैं माय प्लान इज नो प्लान। भाई मेरा तो कोई प्लान नहीं है ना, मैं तो देख लूंगा जो होगा सो होगा, कोई बात नहीं, जैसा होगा मैं तो सीधे, कोई प्रैक्टिस वैक्टिस की जरूरत नहीं है, सीधे जाऊंगा और पिच पे उतरूंगा और सीधे सेंचुरी मार दूंगा, है ना। तो ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्लान होना बहुत जरूरी है। इवन जो सबसे माइन्यूट डिटेल है एग्जाम की वो भी हमारे दिमाग में क्लियर कट होनी चाहिए, ठीक है। जो बच्चे ऐसा सोचते हैं आई विल थिंक ऑन एग्जाम डे, वो डेफिनेटली फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अच्छे नंबर नहीं लेके आ पाएंगे। अच्छा प्लान क्या होगा, माइन्यूट डिटेल्स भी पता होनी चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट पहले चूज करने वाले हो पेपर में वो पता होना चाहिए। किस टाइप के क्वेश्चंस को पिक करने वाले हो, इजी को, मीडियम को या हार्ड को, वो पता होना चाहिए, ठीक है। कौन से चैप्टर्स को अटैक करोगे, जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनको पहले करोगे कि दूसरे चैप्टर्स को पहले करोगे, क्लियर कट प्लान पता होना चाहिए। अगर 9 बजे पेपर स्टार्ट हो रहा है तो 9:30 तक तुम क्या क्या अचीव कर लोगे वो दिमाग में होना चाहिए। लेट्स से 9 बजे स्टार्ट हो रहा है, तुमने सोचा मैं केमिस्ट्री पहले स्टार्ट करूंगा, तो 9:30 तक केमिस्ट्री खत्म कर लें, इस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 9:30 से लेके 10:30 तक मैं फिजिक्स करूंगा, 10:30 से फिर 11:30 तक मैं मैथ्स करूंगा, फिर आधा घंटा बचेगा मैं रिविजन करूंगा। ऐसा कुछ इस तरीके का प्लान होना चाहिए और दिमाग में कंटिन्यूअस टाइम भी चलते रहना चाहिए कि 2 मिनट हो गए, 2 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, अभी 3 मिनट हो गए हैं तो मैंने ओवर शूट कर लिया है, अभी चलो 1 मिनट में इसको निपटा लिया है तो अच्छा चलो दूसरे क्वेश्चन में मैं इसमें टाइम को यूज कर लूंगा। इस तरीके से दिमाग में कंटिन्यूअसली एक टाइमर चलते रहना चाहिए जिसकी वजह से तुम पूरे पेपर को अच्छे से ट्रैक कर पाओगे, है ना। अगली प्रॉब्लम क्या है, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो ये है कि सॉल्व टू गेट द आंसर, है ना। भाई हमको सॉल्व करना है कोई क्वेश्चन, भाई आंसर निकाल लो तो काम खत्म हो गया। तो बहुत सारे बच्चे प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी यूज करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं कुछ ऑप्शंस को, ठीक है, गलत नहीं है, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट
ध्यान रखना, इवन तुमने कोई शॉर्टकट यूज किया है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट उसका क्या प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है कि उसका पीछे मेथड क्या है, कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्यों जरूरी है? क्योंकि सिर्फ वही क्वेश्चन तो वापस आने वाला नहीं है एग्जाम में, हो सकता है कोई दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें भी तो सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो हमको एक मसल मेमोरी डेवलप करनी है जिसकी वजह से हम लोग वो कॉन्सेप्ट को दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई कर पाए आसानी से, है ना। तो सिर्फ आंसर निकालने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, उसका मेथड को, उसके मेथड को भी सबसे पहले समझेंगे, अच्छे से समझेंगे कि मेथड क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक है। पांचवी सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो है कंपेयरिंग विथ पीयर्स। देख रहा है विनोद कैसे हमको तो बोला था कि नंबर नहीं आएंगे, बट एग्जाम में उसके नंबर आ गए, मुझसे ज्यादा आ गए। तो दुख जानते हैं, वी आर ऑल ह्यूमंस, हम लोग सब आदमी लोग हैं, तो हमें समझ में आता है कि भाई कभी कभी हमने किसी को पढ़ाया होता है, उसके नंबर हमसे ज्यादा आ गए, है ना, तो दुख बहुत होता है। ठीक है। बट ये जो 10 दिन है, इन 10 दिनों में वी विल नॉट कंपेयर विथ एनीवन एल्स। हमको किसी से भी कंपेयर नहीं करना है, अपने आप को किसी से बात भी नहीं करनी है। ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोलेट होके एक अलग जगह पे शांति से बैठो कमरे में, किसी को भी आने की जरूरत नहीं है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी दोस्तों से फोन पे व्हाट्सएप पे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अपनी पढ़ाई अपने तरीके से करो, सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है ना। अच्छा, अब कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जिनके बारे में बात करेंगे। पहला है अप्रैल में देख लेंगे, है ना, जो हो रहा है अप्रैल में देख लेंगे, अभी जनवरी शिफ्ट में रखा ही क्या है, अप्रैल अभी तो बहुत टाइम बाकी है, उसमें देख लेंगे, है ना। ऐसे बहुत बच्चे सोचते हैं, भाई ये गलत है। देखो, जनवरी शिफ्ट हमेशा जेई में काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे कैसा भी पेपर हो, ओवरऑल अगर 99 परसेंटाइल अगर टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पे कम नंबर में भी 99 परसेंटाइल लाया जा सकता है। अप्रैल शिफ्ट में क्या होता है कि बोर्ड की टेंशन खत्म हो जाती है, उस टाइम पे सारे बच्चे फुल्ली फोकस्ड होते हैं ऑन जेई ओनली, है ना, सिर्फ जेई पे ही फोकस होता है उनका। तो वहां पे 99 परसेंटाइल लाने के लिए ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए जनवरी शिफ्ट में अगर तुमने लीड ले लिया, अगर आगे बढ़ गए इसमें, तो वो बाद में आगे भी तुम्हें काम आएगा। ठीक है। तो अप्रैल शिफ्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, जनवरी शिफ्ट को सीरियसली देंगे। दूसरी मिसकंसेप्शन के बारे में बात करते हैं, वो है 21 की शिफ्ट अच्छी है या 28 की शिफ्ट। तो फालतू की बातों में ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करेंगे, इस पे एनालिसिस नहीं करेंगे, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, बैठ के सोच रहे हैं कि 21 अच्छा है कि 28 अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे डेट्स अच्छे हैं, तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी है तो कोई भी पेपर तुम अच्छे से लिख सकते हो। ये सब चीजें सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर ये सब सोच पा रहे हो इसका मतलब तुम्हारा तो बहुत फालतू टाइम है ना, तभी तुम ये सारी चीजें सोच पा रहे हो। भाई परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट ही यही है, कोई भी शिफ्ट हो अगर हार्ड है तो वो सबके लिए हार्ड है, और कोई भी शिफ्ट अगर इजी है तो वो सबके लिए इजी है, और परसेंटाइल उस हिसाब से वो उसको रैशनलाइज कर देगा, नॉर्मलाइज कर देगा, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उस चीज से। तो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देंगे, फोकस करेंगे पढ़ाई पे। ठीक है। उसके मार्क्स मुझसे बहुत अच्छे हैं, क्यों हैं, ये सब चीजें नहीं सोचेंगे। जिसके मार्क्स जैसे हैं वो उसकी मर्जी, भाई उसने मेहनत की होगी इसलिए उसके अच्छे मार्क्स हैं, या उसने अच्छी स्ट्रैटेजी लगाई होगी इसलिए उसके अच्छे मार्क्स हैं, है ना। तो तुम्हें ये सब चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सपोज तुम भी जिम जा रहे हो, तुम्हारा दोस्त भी जिम जा रहा है, अगर वो जिम जाके वो अच्छी मेहनत कर रहा है तो क्या तुम्हारी बॉडी बन जाएगी उससे? नहीं बनेगी ना भाई। अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसकी बॉडी बनेगी, तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारी बॉडी बनेगी, सिंपल सी बात है। तो इसलिए कोई भी किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर उसके मार्क्स आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा दोस्त है, खुश हो उसके लिए, बोलो कि यार ये बात बहुत बढ़िया बात है, अच्छी चीज है, मुझे भी सिखा देना। ठीक है। पहली बात तो ये 10 दिन में अपने आप को दूर रखो सब लोगों से, किसी से भी कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, अलग अलग बातें बताते हैं, जिससे कि आपका दिमाग खराब होगा, है ना। नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे, कोई पॉजिटिव थॉट्स आने वाले नहीं है। इसलिए इन 10 दिनों में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज जिससे कि नेगेटिविटी आ रही है उस चीज से दूर रहना है ना। किसी की बातें सुननी नहीं है, कोई अगर बोल भी रहा है तो भाई तुम नहीं कर पाओगे तो कुछ सुनना नहीं है, ज्यादा बोलना है ठीक है मैं देख लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम के बाद बात करेंगे, है ना। इस तरीके से अवॉइड करना है। सो डोंट कंपेयर विद अदर्स, किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। नो नीड टू डिस्कस, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अपने आप पे, अपने प्लान पे पूरा फोकस करो, वही तुमको रिजल्ट लाके देगा। ठीक है। चलिए तो रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या अपन ने देखा। 5 स्ट्रेटेजीज क्या क्या थी। पहली थी ट्राइंग टू डू एवरीथिंग, सब कुछ कर लूंगा, ये पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, टू मेनी एक्सपेरिमेंट्स, अभी इस टाइम में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे हैं, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, है ना, सब राइट पाथ पे ही हो, 2 साल मेहनत की है अच्छे से, ऐसे ही फॉलो करो, रिजल्ट आएगा। रैंडम टाइम टेबल्स फॉलो नहीं करेंगे, एब्रप्ट उठना जागना खाना पीना ये सारी चीजें नहीं करेंगे, सिस्टमैटिक ढंग से। आई होप सबने बहुत अच्छे से इन 5 पॉइंट को नोट कर लिया होगा। मैं तो श्योर हूं कि ये स्टूडेंट्स कभी भी ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे अब, है ना, सबने नोट कर लिया अच्छे से। ध्यान रखो, द गेम इज ऑन, टाइम आ चुका है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, ये क्रूशियल है ना, इस टाइम में किसी भी तरीके का स्लो डाउन नहीं चलेगा। अभी इस टाइम में हमको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। अभी तक अगर 100% मेहनत कर रहे थे तो अब 200% करो, 200 कर रहे थे तो 300 करो, है ना, जो भी अवेलेबल टाइम है उसको यूटिलाइज करो। फॉर्मुलेज रिवाइज करने हैं, कंटिन्यूसली रिवाइज करने हैं। खाना खा रहे हो तो उस टाइम पे भी ये नहीं कि टीवी देख रहे हैं, एक फॉर्मुला शीट रख लो दीवार पे, उसको देखो और सारे फॉर्मुले एक साथ रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, जो भी अवेलेबल टाइम है उसको बेस्ट यूटिलाइज करो, है ना। ध्यान रखो कि हमें सेटल नहीं होना है फॉर एनीथिंग एल्स, आई विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग एल्स। हम बार बार इसके बारे में बात करते हैं, जेई से कम कुछ भी चलेगा नहीं, जेई की सीट ही हमको चाहिए, भले ही कुछ भी हो जाए, है ना। इस मोटो के साथ, इस डिटर्मिनेशन के साथ मेहनत करोगे तो रिजल्ट जरूर आएगा, ठीक है। ये टाइम है जब तुम बाकी लोगों से एडवांटेज ले सकते हो, उनसे आगे बढ़ सकते हो, तो इस टाइम को वेस्ट मत करो किसी भी तरीके से, ठीक है। आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, बहुत अच्छे से करना, मचा दो एकदम, फोड़ दो पूरा प्रॉपर पेपर, ठीक है। वी आर देयर विथ यू, हम लोग हैं तुम्हारे साथ में, ठीक है। कुछ भी हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखो, विल क्रिएट वन वीडियो एंड विल पोस्ट इट फॉर यू, ठीक है। हम लोग इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। चलो वीडियो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, थोड़ी लंबी हो गई है वीडियो, बट काम की वीडियो थी इसलिए बनाई है। चलो वापस चलते हैं पढ़ाई पे, फुल फोकस के साथ वापस पढ़ाई करते हैं। आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक।